जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप हैंड रेस करेंगे जिनको मेरी आवाज प्रॉपरली नहीं सुनाई दे रही। प्लीज रेज हैंड्स जो कि प्रॉपरली मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे। एवरीवन कैन हियर मी? $720 Mubashir Iqbal, can you hear me? Yes, sir. Okay. Please raise hand. Who can hear me? Some students are still missing. Javeria, can you hear me? $709 Javeria. हो सकता है? Yes, sir. हो सकता है जवेरिया कम हो सकती है। बच्चों की बातें आ रही हैं। ओके, मैं शुरू करूं लेक्चर? मुबशर, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Yes, sir. ओके, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपका ये जो कोर्स है क्वांटिटेटिव मेथड्स, सबसे पहले तो मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम मोहम्मद आरिफ और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में लास्ट 27 ईयर्स से वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में एज अ परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वहां पर मैं टीचिंग कर रहा हूं। और इस टिप्स कॉलेज में ऑलमोस्ट मुझे 12 to 13 ईयर्स हो चुके हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स का जो कोर्स है वो मैं टीच करता हूँ। सबसे पहले तो ये जो आपका कोर्स है क्वांटिटेटिव मेथड्स, इसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ये है कि इस क्वांटिटेटिव मेथड जो कि 100 मार्क्स का टोटल कोर्स है, इसके दो पोर्शन है। एक स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है और एक मैथमेटिक्स का है, यानी कि दो हिस्से हैं इस कोर्स के, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स। आई नो कि मैथमेटिक्स का जो वर्ड है वो तो शायद बहुत सारे लोगों ने सुना हो, और इट मे बी कि ये जो स्टैटिस्टिक्स का वर्ड है ये बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम अपनी एजुकेशनल लाइफ में सुन रहा है। नो प्रॉब्लम। कुछ लोग तो शायद इसको प्रॉपर तौर पर परफॉर्म भी ना, प्रोनाउंस भी ना कर सकें। कोई इसको स्टैटिस्टिक कह देता है, कोई स्टैटिक्स कह देता है। तो बेसिकली इट इज स्टैटिस्टिक्स। 100 मार्क्स का ये कोर्स है, दो पोर्शन है। स्टैटिस्टिक्स के भी 50 मार्क्स होंगे और मैथमेटिक्स के भी 50 मार्क्स होंगे। और एक चीज ये याद रखनी है कि आपका जो ICAP का पेपर है उसमें क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो पोर्शन में नहीं आएंगे। ये नहीं होगा कि जी पहला जो पोर्शन है ये स्टैटिस्टिक्स का है और जो सेकंड पोर्शन आएगा वो मैथ्स का आएगा। आपको एक क्वेश्चन आ गया, मे बी वो मैथमेटिक्स के रेलेवेंट हो, और फिर अगला क्वेश्चन आ गया वो मे बी स्टैटिस्टिक्स के रेलेवेंट हो। तो ये उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगी कि जी ये स्टैट्स का पोर्शन से क्वेश्चन आ रहा है या मैथ्स के पोर्शन से। आपका जो पेपर ब्रेकअप है, मैं जब भी पेपर की बात करूंगा तो आई मीन मेरा जो फाइनल पेपर है ICAP का, वो पेपर ब्रेकअप है। टोटल आपके पेपर में 70 क्वेश्चंस होंगे। 3 आवर्स का वो पेपर होगा।
70 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसके जो टोटल मार्क्स होंगे उस पेपर के, जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं कि वो टोटल जो है अब वो 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से 50 स्टैटिस्टिक्स के रेलेवेंट मार्क्स होंगे और 50 मार्क्स जो होंगे वो मैथमेटिक्स के रेलेवेंट होंगे। 50 क्वेश्चन जो हैं, 50 क्वेश्चंस वो 1 मार्क ईच होंगे, तो 50 मार्क्स का ये हो गया। 10 क्वेश्चन जो हैं वो 2 मार्क्स ईच होंगे, तो 20 मार्क्स ये हो गए, और जो 10 क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स ईच होंगे, तो दैट्स व्हाई 30 मार्क्स, तो 50 प्लस 20 प्लस 30, तो ये 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब होगा क्या, जो 1 मार्क क्वेश्चन होंगे वो बड़े सिंपल से होंगे, मे बी आपको 5, 7, 10 सेकंड में ही आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें, और जो 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे उसमें लिटिल बिट आपको थोड़ा सा एक कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, टाइम आपको लगेगा, तो टाइम जो है उसके लिए आप करेंगे, और फिर जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो मे बी ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपसे कंज्यूम करें। आपने वरी नहीं करना, जब आपको हम कॉलेज वाले आपसे टेस्ट लेंगे, हम आपका टेस्ट कंडक्ट करेंगे, तो एग्जैक्ट वो जो टेस्ट होंगे वो उसी पैटर्न पर ही टेस्ट होंगे जिस पैटर्न पे आई कैप वाला आपसे टेस्ट लेगा। बिल्कुल हर क्वेश्चन के आगे उसके मार्क्स मेंशन होंगे, किस तरह से आपने फॉरवर्ड जाना है, तो वो आपने वरी नहीं करना। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है जिस पर आपके टेस्ट हुआ करेंगे, जिस तरह से कोई भी कोर्स आप पढ़ते हो, फिर आप एट द एंड ऑफ द चैप्टर टेस्ट होते हैं, तो बिल्कुल जहां पर जैसे आई कैप वाला टेस्ट ले रहा होता है, बिल्कुल हम आपसे आपके टेस्ट लेंगे। तो ये तो थोड़ा सा कोर्स का इंट्रोडक्शन था कि मेन कोर्स आपका है क्वांटिटेटिव मेथड्स, जिसके 2 पोर्शन है, एक स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है और एक मैथमेटिक्स का पोर्शन है। अब चूंकि इसमें आपको लॉट ऑफ कैलकुलेशंस रिक्वायर होंगी, मैथमेटिक्स का तो आपको शायद थोड़ा सा आइडिया है, लेकिन शायद स्टैटिस्टिक्स बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने फर्स्ट टाइम सुनी हो, तो मेरे लिए ये बड़ा इजी होगा कि इवन किसी ने भी स्टैटिस्टिक्स ना पढ़ी हुई हो, चूंकि जो चीज बिल्कुल फ्रेश है, जैसे एक व्हाइट बोर्ड होता है, किसी ने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी, तो मैं समझूंगा कि आपके माइंड में तो पता ही नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स का वर्ड है क्या, तो मुझे उस जगह पर लिखना बड़ा आसान है। मुश्किल वो होती है कि आधी क्लास है उसने बड़े अच्छे लेवल की स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है, आधी क्लास है वो कहते हैं जी कि हमें तो बिल्कुल पता भी नहीं है, तो इस वजह से फिर हम इस पोर्शंस को जो है वो टर्न बाय टर्न जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, 2 चीजें जो आपने इंपॉर्टेंटली करनी है कि आपने कैलकुलेटर जो है वो अपने साथ रखना है, यानी कि जब आप मेरा लेक्चर लिया करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर और रफ पेज जरूर होंगे। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा, जिस तरह से एक्चुअली क्लास में भी मेरी यही हैबिट होती थी कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, फिर आपको कहता था कि नाउ सॉल्व दैट क्वेश्चन, तो बकायदा आप कैलकुलेटर्स पे अपने पेजेस पे वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और फिर जो भी उसमें आपको डिफिकल्टी आती है तो वो मुझसे आप डिस्कस किया करेंगे। तो इसलिए जब भी मेरे लेक्चर के लिए आपने बैठना है तो आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए और रफ पेज और पेंसिल जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। अब कैलकुलेटर कौन सा, आई कैप ने कैलकुलेटर्स कुछ रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं। आप कोई भी कैलकुलेटर जो है, स्पेशली प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर जो है, वो आप नहीं ले जा सकते। तो बाकी बहरहाल बहुत सारे कैलकुलेटर्स जो हैं वो अलाउ हैं। आपने जो कैलकुलेटर परचेज करना है, जो कैलकुलेटर आपने लेना है, वो कैलकुलेटर आपने लेना है FX 991 ES प्लस, ये कैसियो का FX 991 EX प्लस। अच्छा, हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि जी हमारे पास, आई नो कि मार्केट में जाहिर है आजकल शॉप्स ऑफ हैं, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कि कुछ हालात नॉर्मल हो जाए, मार्केट ओपन हो जाए और आप मार्केट से ये प्रॉपर वे से जो है वो परचेज कर सकें। तो आपने कैलकुलेटर जो लेना है वो FX 991 EX प्लस। अच्छा, मे बी आप मार्केट जाएं
और दुकानदार कहे कि जी ये कैलकुलेटर या इस नंबर का कैलकुलेटर तो नहीं है, लेकिन आप ये वाला कैलकुलेटर ले जाएं, ये भी उसी तरह का ही है, तो फिर आपने एक काम करना है, जो कैलकुलेटर वो आपको दे कि ये मेरे पास 991 ES तो नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेटर ले लें, ये भी उसी तरह का ही है, तो फिर आपने क्या काम करना है, उस कैलकुलेटर पे जो कि दुकानदार आपको कह रहा है कि ये भी इसी तरह का ही है, उसमें ना एक मोड की होगी, मोड बिल्कुल यहीं पर लिखा हुआ है, मोड। मोड की लिखी हुई होगी, आप इस मोड की को प्रेस करेंगे, इस मोड की को प्रेस करें तो आपके पास स्क्रीन पे ये 8 ऑप्शन आ जाने चाहिए, ये वाली 8 ऑप्शन जो हैं ये आपके पास स्क्रीन पर आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि चाहे वो नंबर आपके पास ये नहीं भी हो रहा है, दुकानदार आपको कह रहा है कि जी ये वाला कैलकुलेटर इक्वली गुड है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उस कैलकुलेटर जो कि दुकानदार आपको दे रहा है, मोड की को प्रेस करें। अगर आपके पास स्क्रीन पे ये 8 ऑप्शन आ जाएं, कॉम्प है, कॉम्प्लेक्स है, स्टैट्स है, इक्वेशन है, टेबल है, वेक्टर है, तो देन ओके, आप कहें ठीक है, ये मुझे नंबर तो नहीं मिल रहा, लेकिन जो आप कह रहे हैं ये मेरा काम चल जाएगा, तो आप वो कैलकुलेटर जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो कोशिश आपने करनी है कि या तो एग्जैक्ट आपको इसी नंबर का कैलकुलेटर मिल जाए, और अदरवाइज अगर आपको ये एग्जैक्ट इस नंबर का कैलकुलेटर नहीं मिल रहा, तो आप उस जो भी कैलकुलेटर दुकानदार आपको दे रहा है उसकी मोड की प्रेस करें। आप देखेंगे मोड की प्रेस करेंगे ना, तो समटाइम सिर्फ 3 ऑप्शन आ रही होंगी, वो नहीं आपने परचेज करना, वो आपके काम का नहीं होगा। ये 8 ऑप्शन जो मैंने आपको स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रही हैं, अगर इस तरह की 8 ऑप्शन आ रही हैं तो दैट्स फाइन, आप कहेंगे ठीक है, ये मेरा काम चल जाएगा। तो पहला काम तो आपने यही करना है कि आपने कैलकुलेटर जो है वो आपके पास होने चाहिए। मैं 1-2 दिन वेट करता हूं, अपने दोस्तों से पता कर लें, किसी तरह से मार्केट से अरेंज कर लें, तो ये थोड़ा सा फिजिबल हो जाएगा। तो ये तो हो गया। इस पीछे मैंने आपको बता दिया कि कोर्सेज किस स्पीड चलेंगे, एंड देन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपकी क्या है, और पढ़ने के लिए आपके पास कैलकुलेटर्स और होना चाहिए। अब चूंकि इसके 2 पोर्शन हैं, तो जो पहला पोर्शन होगा वो हम साइमल्टेनियसली नहीं स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम पोर्शन बाय पोर्शन पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, जैसे मैथ्स है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, तो स्टैटिस्टिक्स भी एक कोर्स का नाम है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पढ़ने का हमारा स्टाइल होगा, स्लाइड्स के थ्रू हम पढ़ेंगे, और जो स्लाइड में मटेरियल डिस्कस किया जाएगा वो ऑलमोस्ट वही मटेरियल होगा जो कि शायद आपको कॉलेज वालों ने कहा था कि आपने एक मटेरियल जो है वो परचेज करके ले जाना है। तो मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद वो मटेरियल कॉलेज से लेके नहीं गए। वो मटेरियल क्या है? वो मटेरियल एक्चुअली मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ, जो 10-12 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, आई कैप का पैटर्न मैंने देखा, किस किस्म के आई कैप क्वेश्चन करता है, तो मैंने उस एक कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल में आपको कोई फार्मूले अपनी कॉपियों पर लिखने की जरूरत नहीं होगी, स्लाइड्स पर वो फार्मूले अवेलेबल हैं, स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। वो जो मटेरियल आपको बुक फॉर्म में दिया गया है वो भी एज इट इज आपको वो मटेरियल अवेलेबल होगा, तो आपको इस चीज की वरी नहीं होगी कि कोई हमसे फार्मूला मिस हो गया है, लिखने में हमने कुछ थोड़ा सा स्लैगनेस दिखाई है, हम प्रॉपरली लिख नहीं सके, तो एज सच उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे रेस हैंड करके कि किन के पास वो मटेरियल नहीं है, यानी कि स्टिल बच्चों ने मटेरियल नहीं परचेज किया हुआ। एक तो आई कैप की बुक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो एक कॉलेज मटेरियल था जिसको मैंने स्टडी मटेरियल कहा था। तो प्लीज रेज हैंड जिनके पास स्टिल स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। निम्रा के पास मटेरियल इस वक्त नहीं है। 718 रोल नंबर भट्टी के पास नहीं है। ओके,
और आई थिंक सो कि बाकियों ने मटेरियल और एक नोमान के पास नहीं है। बेटा आप लूज करोगे, आपके पास मटेरियल नहीं होगा, आप लूज करोगे अपने आप को। जितनी जल्दी हो सके कॉलेज की कैंटीन से वो मटेरियल आपको अवेलेबल है, और आप जितनी जल्दी हो सके वो आपने मटेरियल परचेज कर लेना है। क्यों? मैंने अपने लेक्चर्स के दौरान अपनी मटेरियल बुक भी अपने साथ रखनी है। मेरे पास भी वही मटेरियल होगा। मैं आपको कॉल किया करूंगा, ओपन द पेज 8। तो जब आप पेज 8 ओपन करेंगे, मेरे पास भी पेज 8 होगा, तो मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि वो डिस्कशन जो है वो क्या रही है। तो 3-4 लोगों के पास स्टिल मटेरियल नहीं है, तो उनको एडवाइस किया जा रहा है कि वो प्रॉपर टाइम पर आके कॉलेज से अपना मटेरियल ले लें। और कैलकुलेटर्स का मैंने आपको बोल दिया है कि कैलकुलेटर्स जो है या तो प्रॉपर इस नंबर का, और अदरवाइज अगर वो नहीं है, कोई और आपको अल्टरनेटिवली मिल रहा है, तो कम से कम उसकी मोड की प्रेस करके आप ये देख सकते हैं कि क्या ये आपको इक्विवेलेंटली गुड कैलकुलेटर है। अगर है तो आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब स्टैटिस्टिक्स का कोर्स स्टार्ट करने से पहले सिर्फ मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी क्लास में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी किसी ना किसी लेवल पे, चाहे उन्होंने इंटर में पढ़ा है या ग्रेजुएशन की हुई है या कोई और डिग्री की हुई है, और उन्होंने स्टैटिस्टिक्स का कोर्स जो है वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। प्लीज रेज हैंड जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स का कोर्स। मैं कोई आपको क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा एक माइंड अपना बनाना चाहता हूं ताकि मुझे यह पता चल सके कि टोटल मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स का जो कोर्स है वो किसी ना किसी लेवल पे जो है वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ऑलमोस्ट 3 or 4 स्टूडेंट्स टोटल। ओके, 3 or 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने इस कोर्स को जो है वह पढ़ा हुआ है। 4 नोमान भी इसमें अब शामिल है। ओके, ठीक है, मुझे थोड़ा सा गैस हो गया। अच्छा, ये मैं ना बी केयरफुल, मैं आपको रोल नंबर से कॉल किया करूंगा, आपका नाम शायद नहीं लिया करूंगा, मैं आपको रोल नंबर से कॉल किया करूंगा। तो फिर आपको अलर्ट रहना है कि जी मेरा रोल नंबर जो है वो क्या है। तो मुझे सुनाई नहीं, आप जरा ऊपर जाएं। ऊपर ऊपर रेज हैंड्स। हाँ जी, जिन्होंने कोर्स पढ़ा था जरा एक दफा दोबारा से हैंड रेज करें। स्टैटिस्टिक्स का कोर्स, ओके। बट्टी ने पढ़ा हुआ है, ओके। अरसलान ने पढ़ा। हाँ अरसलान बेटा, आप जरा मुझे ये बताएं कि आपने इसको एफएससी में पढ़ा हुआ है या किस क्लास में पढ़ा हुआ है? अरसलान बेटा। सर थोड़ा बहुत इंटर में पढ़ा हुआ है पहले। ओके, मैंने आईकॉम की। आईकॉम पढ़ा, ओके फाइन। अच्छा, अब जरा जवेरिया, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि आपने ये जो स्टैट्स का कोर्स ऑलरेडी अगर पढ़ा हुआ है तो किस लेवल पर है? मैंने ये बीकॉम में पढ़ा हुआ है। ओके, आपकी आवाज मुझे प्रॉपर नहीं आ रही, अपने माइक को ठीक करें। सर मैंने ये बीकॉम में पढ़ा हुआ है। आपने बीकॉम में पढ़ा हुआ है, ओके फाइन, चलें। अच्छा, जिन लोगों ने कोर्स ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है, बी केयरफुल। आपने सिर्फ कैलकुलेशंस पढ़ी हैं, आपने सिर्फ ये पढ़ा है हाउ टू कैलकुलेट मीन, एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला क्या है। लेकिन इस क्लास में हमने उस जो एवरेज आप कैलकुलेट कर लेंगे, बेसिकली मैंने आपसे ये चीज एक्सप्लेन करनी है कि ये जो एवरेज आपने कैलकुलेट की हुई है, जिसका आंसर 40.5 आ चुका है एक फार्मूले से, उसका मतलब क्या है। और दूसरी चीज, चूंकि एवरेज से हम बड़े लोग फेमिलियर हैं, एवरेज को मीन भी कह देते हैं, लेकिन इस क्लास में डिस्कस होगा कि एवरेज कैलकुलेट करने के 5 डिफरेंट मेथड्स हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं। एवरेज इज डिफरेंट, मीन इज डिफरेंट। अभी तक आप मीन और एवरेज को दोनों को अल्टरनेटिवली एक ही वर्ड्स में लेकर आ रहे हो, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। तो थोड़ा सा मैंने ये चीज एक्सप्लेन, बड़ी नहीं करना कि जी ये क्या कोर्स शुरू हो गया है, सिर्फ ये बताना था कि आप लोगों ने जिन्होंने कोर्स पढ़ा भी हुआ है, आप समझ लें कि आपको सिर्फ और सिर्फ
कैलकुलेशन आती है, पर्पस नहीं आपको आता कि जी क्यों मीन कैलकुलेट करना है, क्यों फार्मूला कैलकुलेट करना है। आप कहें जी फार्मूला बताएं, हम कैलकुलेट कर देंगे। यस आई नो यू कैन कैलकुलेट इट, लेकिन जिस चीज का आपको आइडिया नहीं है, व्हाई कैलकुलेट दिस क्वांटिटी, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस वन। तो इसलिए ये थोड़ा सा हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले जो आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि जी हमें स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ाई जा रही है, स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ानी है हमें, हम तो यहाँ पर सीए स्टडी करने आ रहे हैं, तो हमें कोई अकाउंट्स वगैरह की बातें बताएं, हमें कुछ कॉस्ट वगैरह की बातें बताएं। ये हमारे लिए एक नया कोर्स आपने रख दिया है, स्टैटिस्टिक्स। देखें, जिस तरह से आप अगर फिजिक्स की क्लास में जाते हैं तो आपका माइंड जरा रेडी होता है कि वहां पर जो टीचर हैं वो वोल्ट वगैरह की बात करेंगे, मोशंस वगैरह की बात करेंगे, लॉज ऑफ मोशंस, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस की बात करेंगे। अगर आप केमिस्ट्री की क्लास में जाते हैं तो शायद आप रेडी होते हैं कि यहाँ पर वो एसिड और बेस और इस तरह की बातें होंगी। बॉटनी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सेल वगैरह की, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह की बातें होंगी। फाइन, क्वेश्चन ये है कि जी अगर हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो फिर किस तरह की बातें की जाएंगी। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको मैं दूं, मैं जिस यूनिवर्सिटी से हूं, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से, वहां पर 80 के करीब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। 80, बायोलॉजी है, बॉटनी है, प्लांट पैथोलॉजी है, एग्रीकल्चर साइंसेस हैं, बहुत सारे, एनिमल साइंसेस हैं, एमबीए है, कंप्यूटर साइंसेस है। 80 और शायद 80 से भी ज्यादा डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम। हर बच्चा अपने क्लास में अपना कोर्स पढ़ता है। बॉटनी वाले अपने रेलेवेंट कोर्स पढ़ते हैं, ज़ूलॉजी वाले अपने रेलेवेंट पढ़ते हैं। लेकिन उस पूरी यूनिवर्सिटी में अगर कोई कोर्स लाजमी है हर बच्चे के लिए पढ़ना तो वो स्टैटिस्टिक्स का है। चाहे वो बायोलॉजी कर रहा है, वो बॉटनी कर रहा है, उसे कहते हैं कि बच्चे आपने एक स्टैट का कोर्स जरूर पढ़ना है। वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, उसने स्टैट्स का कोर्स जरूर पढ़ना है। अब मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में एक बॉटनी की क्लास है, बॉटनी जो कि ये प्लांट स्टडीज वगैरह करते हैं, उनको मैं स्टैट्स पढ़ा रहा हूं। और एक मेरे पास कंप्यूटर साइंसेस की क्लास है। जिस तरह आपकी अभी बिफोर टाइम आपका टीचर आपको आईटी की क्लास, कंप्यूटर की क्लास टीच कर रहा था, लेकिन वो क्लास भी मुझसे जो है वो स्टैट्स का कोर्स पढ़ती है। तो इस एग्जांपल का मतलब ये है एक्चुअली कि ये जो स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है वो किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए नहीं है, किसी खास फील्ड के लोगों के लिए नहीं है। वो एक जनरल कोर्स है, सब लोग पढ़ते हैं। इवन अगर कोई बच्चा मेडिकल साइंसेस में चला जाता है, डॉक्टर बनने के लिए चला जाता है, तो एक स्टेज आती है, उसे भी कहा जाता है कि भी अब आपने क्या करना है, आपने जरा एक स्टैट का कोर्स पढ़ना है। और इसी तरह से कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चला जाता है तो उसको भी कहा जाता है आपने जरा एक स्टैट का कोर्स पढ़ना है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है ये एक जनरल कोर्स है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि जी ये सिर्फ इन लोगों को ही पढ़ाया जा सकता है, बाकी लोगों को नहीं पढ़ाना हमने। तो क्वेश्चन यही है कि जी एक बात आपको क्लियर कर दी, चाहे आपका ताल्लुक आप समझ लें बिजनेस स्टडीज टाइप है, अकाउंटिंग टाइप है, लेकिन पढ़नी आपको भी स्टैटिस्टिक्स है। अब क्वेश्चन है जी व्हाई। इसकी एग्जांपल ये है, लेट्स सपोज कोई कहीं से आपको एक पेज मिलता है कागज, और उसके ऊपर कोई बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, किसी भी तरह की, किसी भी रेलेवेंट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसके ऊपर मेंशन है। लेकिन वो जिस लैंग्वेज में मेंशन है, जिस जुबान में वो लिखी हुई है, पर्शियन है या संस्कृत जुबान है, तो आपको तो चूंकि वो लैंग्वेज नहीं आती पढ़नी, तो फिर वो जो इंफॉर्मेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपके लिए तो वो एक रद्दी का कागज है। इसलिए रद्दी का कागज है कि वो आपको पढ़ना ही नहीं आता, आपको पता ही नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आपके लिए तो वो बिल्कुल फजूल है। लेकिन अगर आपको वो लैंग्वेज सिखा दी जाए जो कि उस पेपर के ऊपर लिखी हुई है, और आपको वो लैंग्वेज जब पढ़नी आ गई है, उसके बाद जब आपने वो कागज पढ़ा है, तो
कहा यार ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, ये तो हम ऐसे ही इसको समझ रहे थे, ये तो रद्दी का कागज है। वो तो अब हमें पता चला ये तो एक बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है, ये तो एक बहुत यूजफुल नॉलेज था, जो कि हम इसलिए नहीं हमें समझ आ रही थी कि ये हम रद्दी का कागज क्या है। तो ये एक रीजन है कि जी वो लैंग्वेज आपको मैंने अब सिखानी है। कौन सी लैंग्वेज? ऐसी लैंग्वेज जो आपको डेटा पढ़ना सिखा दे। डेटा मैंने आपकी आईटी की, मैं जब आपकी आईटी की क्लास हो रही थी तो मैं भी जरा अपनी तैयारी के लिए बैठा हुआ था, तो डेटे का वर्ड उन्होंने भी बोला था, रॉ फैक्ट्स, बिल्कुल सही है। तो आपको डेटा पढ़ना सिखा दे। जैसे कोई डेटा है, डेटा क्या चीज है? रॉ फैक्ट्स हैं। ये देखें, ये डेटा है, ऐसे ही मैंने नंबरों का ढेर लगा दिया है, 4 3 2 2 5 2 5 40 60। तो ये डेटा है। अब डेटा हर फील्ड में लोग इकट्ठा करते हैं, हर फील्ड में लोग जो है वो डेटा लेकर आते हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जी बताओ जरा, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, उस एक्सपेरिमेंट से आपने ये रीडिंग सारी नोट कर ली हैं, बताएं जी क्या है? आप कहें जी हमें तो कुछ नहीं, ये तो एक नंबरों का ढेर ही नजर आ रहा है। और हमें क्या नजर आ रहा है? ये तो हमारे लिए तो ये फजूल नंबर लिखे हुए हैं बस, कभी 5 लिखा हुआ, कभी 2 लिखा हुआ, कभी 6। ये वही बात है कि एक पीस ऑफ पेपर है, उसके ऊपर एक कुछ लिखा हुआ है, और आप कह रहे हैं ये रद्दी का कागज है। शायद आप समझते हैं कि ये किसी पीर साहब का तवीज है कि जी ये तवीज गले में डाल लेंगे तो वो क्या कोरोना वायरस भाग जाएगा, तो ये पीर साहब ने कोई तवीज लिख के दे दिया है। तो ये तवीज नहीं है, ये एक डेटा है। लेकिन आपको समझ इसलिए नहीं आ रही कि आपको डेटा पढ़ना नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहीं पढ़ तो रहे हैं 4 3 2 5, चलें ओके, पढ़ के बताएं फिर क्या मैं इससे समझूं। यस, स्टैटिस्टिक्स अब वो लैंग्वेज है जो कि आपको डेटा पढ़ना सिखाएगी, ये बताएगी कि इस डेटा सेट में क्या क्या रखा हुआ है, इस डेटा सेट में क्या है। देखने में तो ये एक नंबरों का ढेर नजर आ रहा है इस वक्त, ये नंबरों का एक हीप लगा हुआ है। आप कहते हैं जी इसमें हमें तो कुछ चीज नजर नहीं आ रही, बस नंबरों का एक ढेर लगा हुआ है। तो उस नंबरों की ढेर की हमको क्या जरूरत है? फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट जाते हो और मार्केट में आपको मोटर बाइक की जरूरत है। आप दुकानदार के पास जाते हो, जाके कहते हो यार मुझे मोटर बाइक खरीदनी है, आप जरा मुझे मोटर बाइक ले दें। अब वो दुकानदार आपको क्या करता है कि आपको कहता है जी ये जरा मोटर बाइक के टायर ले लें, ये मोटर बाइक की बैटरी है, ये मोटर बाइक की हेडलाइट है, ये उसका चाबी है, ये बाकी चीजें हैं, ये बाकी चीजें हैं, ये बाकी चीजें हैं। आपको वो ये सारी चीजें एक बैग में डाल के और आपके हवाले कर देता है। कहता है ये लें जी। आप कहें जी मैं इसका क्या करूं? क्या ये मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स नहीं है? बिल्कुल। क्या आप अब कहेंगे ना कि ये तो आपके लिए यूजलेस है? यस, फिलहाल ये चीजें आपके लिए यूजलेस हैं, इसका आपको फिलहाल कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। आप कहें जी मैं इसका क्या करूं, मुझे तो इसका कोई एडवांटेज या फायदा नहीं है। अगर वो जो मैकेनिक है जिसके पास आप मोटर बाइक खरीदने गए थे, अगर वो इस हीप ऑफ स्पेयर पार्ट्स के ऊपर कुछ टूल्स अप्लाई कर दे, मैकेनिक के टूल के आते हैं, हथौड़ी होती है, स्क्रू ड्राइवर होता है, ड्रिल मशीन होती है, इस तरह की कुछ चीजें, अगर वो इसके ऊपर टूल अप्लाई करता है इन स्पेयर पार्ट्स के ऊपर, और आपको एक आप समझ लें मोटर बाइक बना के दे देता है, ये मोटर बाइक बना दी उसने, आप कहेंगे हाँ ये ठीक है। देखें, पहले वही चीजें आपके लिए यूजलेस थी, कोई फायदा नहीं था, उसने अपने टूल्स, मैकेनिक ने टूल्स लगाए, जो भी टूल उसके पास अवेलेबल थे, और उन टूल्स को लगाने के बाद उसने एक फिनिश प्रोडक्ट बना दी, दैट इज द मोटर बाइक। अब आप कह सकते हो कि ये जो मोटर बाइक है ये तो वाकई बड़ी यूजफुल चीज है,
देखें आई वो यहां से है, यहां से, और आप कह सकते हो, वो आईटी का आपने कोर्स पढ़ा था, तो आप कह सकते हो कि ये डेटा है, रॉ फैक्ट्स, और टूल्स अप्लाई करने के बाद ये इंफॉर्मेशन बन गई फिनिश प्रोडक्ट। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बन गई फिनिश प्रोडक्ट। वो आईटी के टीचर ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, लेकिन उन्होंने दरमियान में ना कंप्यूटर का वर्ड लिखा था। भाई कंप्यूटर क्या है? टूल। कन्वर्ट किया, डेटे को एक इंफॉर्मेशन बना दी, टूल लगा दिए। अब हर एक के टूल अलग हैं। ये मैकेनिक के टूल थे, ये मैकेनिक के टूल थे। और अब हमने अब पढ़ना है कि जी हमारे पास भी कुछ डेटा है। अब वो हमारे पास कौन सा डेटा है? ये हमारे पास डेटा है। अब इसके ऊपर भी हम टूल लगाएंगे, और जब इसके ऊपर हम टूल लगाएंगे तो ये जो डेटा सेट है ये एक बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो डेटा सेट है ये बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। रेस करना है इसको, मेरा माउस काम कर रहा है। जी, तो उसमें बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन से हम, तो अब हम करेंगे क्या, इस डेटा के ऊपर हम टूल लगाएंगे। मैकेनिक के टूल नहीं, हथौड़ी नहीं इसके ऊपर लगाएंगे, इसके ऊपर स्क्रू ड्राइवर नहीं लगाएंगे। इसके ऊपर अगर हम लगाएंगे तो स्टैटिस्टिकल टूल, स्टैट्स, सब्जेक्ट, टूल्स, फार्मूले। तो इसके इस डेटा के ऊपर अब हम कुछ स्टैट्स के फार्मूले लगाएंगे। वो वरी करने की जरूरत नहीं है कि जी ये क्या है, ये मैंने जरा स्टैट के फार्मूलों के नाम लिखे हुए हैं। तो मेरे पास एक बल्क था, एक डेटा था, हीप ऑफ नंबर्स थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करने के बाद हमने इस डेटा सेट को इंफॉर्मेशन बनाई। और तीन चार चीजें हमने वहां से निकाल ली कि जी इस डेटा में सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 1 है, सबसे बड़ी वैल्यू 40 है, एक आउटलायर वर्ड है। यस, आप इससे फेमिलियर नहीं हैं, कोई बात नहीं, मैं ये सारी चीजें आपसे 1 बाय 1 करके डिस्कस करूंगा। तो कहने का मकसद ये है कि स्टैटिस्टिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको ये बताता है कि जब आप रॉ फैक्ट्स डेटा इकट्ठा कर लेते हैं तो उस डेटा को देख के तो कोई चीज समझ नहीं आती, लेकिन उसको जब आप स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करते हैं तो देन उसमें से बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन आप लोग जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है, फर्ज करें क्रिकेट का एक बैट्समैन है, उसने कोई 40-50 मैच खेले हुए हैं। आपको पूछा जा रहा है कि यार ये कैसा बैट्समैन है, इसकी बैटिंग कैसी है, तो आप कहते हैं जी कि जरा डेटा तो बताएं। फर्ज करें मैं आपको उस बैट्समैन ने जिसने 40-50 मैच खेले हुए हैं, मैं बता देता हूं कि जी पहले मैच में उसने 30 स्कोर किया, फर्स्ट मैच में। ये आगे क्यों स्लाइड जा रही है? पहले मैच में उसने 30 स्कोर किया, सेकंड मैच में उसने 40 किया, फिर वो 0 पर आउट हो गया, नेक्स्ट में 10 किया, फिर 70 किया, एंड सो ऑन। बताएं ये कैसा बैट्समैन है? क्या ये आपके पास डेटा? देखें, इसको देख के कोई समझ नहीं आ रही। इसकी बजाय अगर आप इसके ऊपर एक टूल लगा लें स्टैट्स का, मीन, बिल्कुल मीन स्टैट का एक टूल है, और आपके पास उसकी मीन आ जाता है 42। क्या ये इस 42 को देख के नहीं आप डिसाइड करेंगे कि हाँ जी चूंकि जी इसके एवरेज 40 के राउंड अबाउट है तो ये एक अच्छा ही बैट्समैन नजर आता है? ओके, तो देखें डेटा से आप कोई चीज डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन
इंफॉर्मेशन को देखते हुए आपने जरूर ये कहा है कि जी ये चीजें जो हैं वो आपके पास हैं। आप जरा नोट करें, आजकल जो आपके क्या पूरी दुनिया में ये जो कोरोना वायरस आ रहा है, वो शाम को आपको वो टीवी स्लाइड्स पे चल रहा है कि जी आज इंग्लैंड में इतने लोग इफेक्ट हुए, इतने रिकवर हुए, इतने ये हुए। तो वो क्या करते हैं, सारा दिन डेटा इकट्ठा करते हैं और शाम को बैठ के एक फिगर आपको दे दी जाती है, इंफॉर्मेशन, कि जी इतने % ठीक हो गए हैं, इतने % ये हो गए हैं, इतने % ये हो गए हैं। तो वो आपको इंफॉर्मेशन है और आप फौरन कह रहे हैं ओके फाइन, फलां मुल्क में बड़ी जल्दी ये स्प्रेड कर रहा है और फलां जगह ये इसकी जो स्प्रेड है वो इतनी कम। तो क्या आपने फौरन डिसीजन नहीं किया, डेटा को देख के नहीं, इंफॉर्मेशन को देख के, वो चंद लाइनें जो आपको मिल रही हैं, बस स्टैट ने यही काम करना है। अब थोड़ा सा समझ गए होंगे कि मेरी यूनिवर्सिटी में लोग फिजिक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी पढ़ते हैं, वो रीडिंग लेते रहते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, रीडिंग लेते रहते हैं। तो 2000 3000 रीडिंग आ गई, नंबर आ गए, उनका टीचर पूछता है हाँ जी एक्सपेरिमेंट हो गया, खत्म हो गया जी, क्या नंबर आया? ये जी मैंने 30,000 डेटा रीडिंग्स इकट्ठी कर ली, 15 20 25 30 50। टीचर कहता अच्छा बताओ फिर आपके एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग्स क्या है, कंक्लूड करो। अब वो कैसे करे कंक्लूड? डेटा कलेक्ट करना तो आता है, क्या नहीं आता? डेटा पढ़ना नहीं आता उसे ये नहीं पता कि इस पे क्या करें। तो फिर दैट्स वाई हम उसको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं और उसे ये बताते हैं कि भाई इस डेटा सेट के ऊपर ये वाले आप स्टैट्स के टूल अगर अप्लाई करोगे, इससे ये वाली इंफॉर्मेशन आप एक्सप्लोर कर सकोगे और फिर उस इंफॉर्मेशन को देखते हुए आप फौरन डिसाइड कर सकेंगे कि जी किस तरह से आपने क्या डिसीजन जो है वो करना है। तो मैं अब इसको वाइंड अप करता हूं कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रॉ फैक्ट्स, जिसे आप डेटा कह लें, उस पर हमें टूल्स प्रोवाइड करता है। मैं जब स्टैट्स के टूल्स कहता हूं तो उससे मुराद होती है फार्मूला, हमें फार्मूले प्रोवाइड करता है कि हम उस डेटा सेट से यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकें। यही चीज मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखी हुई है। स्टैटिस्टिक्स इज अ वे टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा रॉ फैक्ट्स। देखें, रॉ फैक्ट्स था डेटा, उस डेटा के ऊपर क्या अप्लाई हुआ? स्टैटिस्टिक्स के टूल्स, और स्टैटिस्टिक्स के टूल्स ने उस डेटा सेट को क्या कर दिया? फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। क्या करनी है इंफॉर्मेशन आपने? वो जी हमने डिसीजन करना था, फैसला करना था, डिसीजन मेकिंग। वो बैट्समैन की एग्जांपल नहीं थी कि आपने डिसीजन करना था कि ये बैट्समैन कैसा है, तो आपने उसका डेटा लिया, वो मैचेस का स्कोर, उसके ऊपर स्टैट का एक टूल लगाया, मीन वो इंफॉर्मेशन आ गई 42, और आपने फिर डिसाइड कर लिया अच्छा जी चूंकि इस बैट्समैन की एवरेज 42 बनती है तो ये एक अच्छा बैट्समैन ही आपको नजर आता है। आप ऐसा कह लें कि वो जो डिसीजन मेकिंग है, वो जो मैंने लास्ट पे लिखा हुआ है डिसीजन मेकिंग, वो एक इंजन है, मशीनरी है। और आपको पता है कि जो मशीन होती है उसकी जो चलना है, वो वर्किंग है, कोई उसकी एफिशिएंसी उस मशीन की डिपेंड करती है कि फ्यूल, पेट्रोल है या डीजल है या जो भी है, कि उसमें जो फ्यूल यूज हो रहा है उस फ्यूल की क्वालिटी क्या है। अगर उस फ्यूल की क्वालिटी बेहतर होगी, फ्यूल की क्वालिटी अगर बेहतर होगी तो उस मशीन की वर्किंग बेहतर होगी। तो ये अगर मशीन है तो ये फिर उसके लिए ये फ्यूल है। इंफॉर्मेशन देखें, इंफॉर्मेशन जाएगी तो डिसीजन, तो ये इसके लिए फ्यूल है। अब ये जो फ्यूल है, फर्ज करें पेट्रोल है, अब ये जो पेट्रोल है ये जमीन से निकलता है लेकिन उस फॉर्म में नहीं निकलता जिस फॉर्म में हम पेट्रोल यूज करते हैं, अपनी गाड़ियों में यूज करते हैं। वो तो रॉ फैक्ट्स है, वो तो मड होता है, कीचड़ होता है। क्या किया जाता है?
जमीन से वो क्रूड ऑयल निकाला जाता है और उसको ऑयल रिफाइनरी में ले जाया जाता है। ऑयल रिफाइनरी में क्या करती है ऑयल रिफाइनरी? ऑयल रिफाइनरी उसके ऊपर मुख्तलिफ प्रोसीजर करती है, मुख्तलिफ टूल अप्लाई करती है, और मुख्तलिफ टूल अप्लाई करने के बाद उस क्रूड ऑयल से एक फिनिश प्रोडक्ट बन जाती है। वो ऑयल बन जाता है जो कि हम यूज करते हैं, और फिर वो ऑयल इस मशीन में चला जाता है, और देन इस मशीन की वर्किंग। जितना अच्छा ऑयल की क्वालिटी होगी उतनी ही अच्छी जो है वो मशीन जो है वो उसकी वर्किंग होगी। तो फिर डेटा क्या हुआ? रॉ मटेरियल। स्टैटिस्टिक्स क्या हुआ? वो टूल जिसने इस रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में बदला। वो फिनिश प्रोडक्ट हमने क्या करनी थी? वो फिनिश प्रोडक्ट हमने डिसीजन मेकिंग के लिए जो है वो यूज करनी थी। अच्छा, एग्जाम में अब मैं जो ये सारी डिटेल आपको डिस्कस कर रहा हूं, बेसिकली एग्जाम में आपको कोई भी डेफिनेशन नहीं आएगी, उसमें तो एमसीक्यूज हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको समझ आएगा। तो वो हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए कि स्टैटिस्टिक्स इज अ सब्जेक्ट दैट कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू डेटा। क्या ये बात सही है? गलत। इंफॉर्मेशन को डेटे में नहीं कन्वर्ट करती स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स डेटे को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। और इट मे बी वो आपको ये क्वेश्चन कर सके, वी कैन परफॉर्म डिसीजन मेकिंग बाय यूजिंग द डेटा। रॉन्ग। डिसीजन हम डेटे को देख के नहीं कर सकते, हम इंफॉर्मेशन को देख के कर सकते हैं। तो इसलिए कोई डेफिनेशन एग्जैक्टली रटने की, याद करने की ऐसा हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हमें कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है। तो शॉर्ट कर रहा हूं कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको टूल्स, प्रोसीजर प्रोवाइड करता है कि किसी तरह से डेटे को इंफॉर्मेशन में बदला जा सके। और इंफॉर्मेशन क्या करनी है आपने? इंफॉर्मेशन आपने डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करनी है। आपने कोई सर्टन डिसीजंस जो है वो परफॉर्म करने हैं। अब जरा स्टैटिस्टिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन की जानिब आ जाते हैं। ये तो था ना कि स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़नी क्यों है। अब आपको भी समझ आ गई होगी। आप किसी कंपनी में जाते हैं और वहां पर मुख्तलिफ 10, 12, 20 कंपनी का पिछला साल का सारा डेटा आपके पास फाइलों में पड़ा है। मैनेजर कहता है यार जरा इसकी एक रिपोर्ट समरी तो बना के लाओ। तो वो आपको एक्चुअली बताऊं क्या कह रहा है? वो कह रहा है ये डेटा नहीं चाहिए मुझे, वो इंफॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, एक और जरा बड़ा अच्छा आइडियली एग्जांपल सुने। आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, वो बड़ा उसका शोर मचा हुआ है, और आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो आपको कह रहा है कि जी एक्सपेक्टेड है, होपफुल हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस अप्रैल इसकी जो तादाद है वो लाइक 50,000 के राउंड अबाउट हो जाएगी। ये कैसे? कैन यू इमेजिन? ये स्टैटिस्टिक्स ने बताया उनको। स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले हैं हमारे पास जो करंट इंफॉर्मेशन को देखते हुए ऐसी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करके आपको बता सकते हैं जो कि इन फ्यूचर में आपके काम आएंगे। तो वो इस बेस पर है। तो हर रोज रिपोर्टें बनती हैं, पूरे कंट्री से क्या इकट्ठा होता है? डेटा। फिर वो डेटे को वो शाम को बैठ के रिपोर्ट बनाई जाती है। वो प्राइम मिनिस्टर के सामने ये सारा कुछ नहीं रख दिया जाता कि जी एक केस कोरोना का वहां से है, एक यहां से है, एक यहां से है। उसको कंसोलिडेट रिपोर्ट दी जाती है, कोई टेबल बना के, कोई ग्राफ बना के। यस, टेबल बनाना, ग्राफ बनाना, ये भी स्टैट्स के टूल्स हैं। ये भी आपको सिखाने हैं कि किस तरह से आपने डेटा सेट जो है वो प्रेजेंट करना है। अब हम स्टैटिस्टिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन की जानिब आते हैं। देखें, हर लेवल पे हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट को मुख्तलिफ तरह से एक्सप्लेन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं वो किस लेवल के हैं। अगर मेरे पास वो स्टूडेंट बैठे हुए होंगे जिन्होंने जो मैथ्स पढ़ कर आए हुए होंगे, जिन्होंने मैथ्स पढ़ा हुआ होगा, तो मैं जरा स्टैट्स की डेफिनेशन उनको मैथमेटिकल लैंग्वेज की तरह
उनसे डिस्कस करूंगा। आप चूंकि बिल्कुल इनिशियल हैं, आपको तो स्टैटिस्टिक्स के शायद अगर मैं आपको कहूं कि प्रॉपर स्पेलिंग लिखें तो वो भी नहीं लिख सकते। मैंने भी जब अपना बीएससी में फर्स्ट टाइम स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी तो मैं तो शायद पूरा हफ्ता इसको प्रॉपर वे से पढ़ ही नहीं सका था। कभी मैं इसको स्टैटिक्स कह देता था, कभी स्टैटिस्टिक्स कह देता था। बड़ी मुश्किल से टीचर ने समझाया कि भाई ये स्टैटिस्टिक्स है। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को भी 3-4 लोग ही सिर्फ इससे फेमिलियर हैं, डोंट वरी। मैं बिल्कुल स्क्रैच से, जैसे बच्चों को प्लस माइनस समझाया जाता है कि ये 3 लाइनें लगा लें, फिर 2 लाइनें लगा लें, फिर इन सबको जमा कर लें, तो बिल्कुल इसी तरह से मैं इसको स्टार्ट करूंगा। तो आपके लिए जो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन जो है वो मैंने लिखी हुई है कि जो स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है which may be defined as, may इसका मतलब कोई और वे भी है, यस और वे भी हैं। वही बात कि अगर वो मैं बायोलॉजिकल साइंसेस के स्टूडेंट को समझाऊंगा तो जरा उनकी लैंग्वेज में बात करूंगा। आप स्टूडेंट को मैं ले रहा हूं कि आप जरा बड़े लेमैन हैं, जनरल पब्लिक हैं, जनरल स्टूडेंट हैं, कोई स्पेसिफिक फिलहाल आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर इसलिए मैंने आपके लिए जो डेफिनेशन रखी है मे बी डिफाइंड एज अ साइंस। हाँ, एक होती है साइंस, एक होता है आर्ट। साइंस में जो सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के जो स्टेप्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। साइंस में आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते अच्छा जी पहले ये कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। साइंस के जो स्टेप्स हैं, साइंस के जो प्रोसीजर्स हैं वो वेल डिफाइन होते हैं कि जी पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये और 6 काम करना है। आर्ट, तजर्बा, उसमें कोई फिक्स स्टेप नहीं होते। हर कोई अपने तजर्बे की बेस पर, कोई कहता जी मेरा तजर्बा कहता है पहले ये कर लेते हैं, इससे बेहतर हो जाएगा। दूसरा कहता जी नहीं मेरा तजर्बा ये कहता है। तो इस तरह से साइंस और आर्ट में फर्क है। साइंस के सब्जेक्ट वेल डिफाइन होते हैं, साइंस के प्रोसीजर फिक्स होते हैं, हम अपनी मर्जी से उनकी तरतीब चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो आर्ट होता है उस आर्ट में आपकी मर्जी होती है। इंसान एक्सपीरियंस के साथ कह देता जी मेरा तजर्बा ये कहता है, दूसरा कहता नहीं जी मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, दैट्स ऑल। तो साइंस वेल डिफाइंड सब्जेक्ट्स होंगे। कहते हैं कि साइंस में हम अपने बुजुर्गों के कंधों पे खड़े होकर काम करते हैं, अपने फोर फादर्स के कंधों पे खड़े होकर काम करते हैं। आप कहेंगे ये तो बड़ी बदतमीजी है जी कि दादा अबू के कंधों पे खड़े हो जाना हमने। नहीं, इसका मतलब ये है कि जो हमारे फोर फादर्स ने, हमारे साइंटिस्ट ने ऑलरेडी चीजें डेवलप कर ली हैं, न्यूटन्स लॉ, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, ये ऑलरेडी हमारे साइंटिस्ट ने चीजें डेवलप कर ली हैं। अब अगर फर्ज करें हमने कोई काम करना है तो हम अपने काम को प्रोसीड करने के लिए लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द बॉयज लॉ। अब ये तो नहीं करेंगे कि जी उसको प्रूफ करने बैठेंगे पहले जी बॉयज लॉ प्रूफ तो करें ये सही भी है कि गलत है। वो ऑलरेडी काम हुआ है, हम उससे आगे चलेंगे। तो इसे मैं कह रहा हूं कि हम अपने बुजुर्गों के कंधों पर खड़े होकर काम कर रहे हैं। जो उन्होंने कर दिया है हमारे लिए हम उसको बार बार नहीं करेंगे। देखिए तजर्बा नहीं किसी को शेयर किया जा सकता, तजर्बा नहीं किसी को बताया जा सकता, तजर्बा आने से आता है। जैसे कोई क्रिकेटर है, पहला मैच खेल रहा है, कोच 100 मैच खेलनी है, उसका बड़ा तजर्बा है, लेकिन वो ये तो नहीं कर सकता कि आपके 100 मैचों का तजर्बा जो है वो पहला मैच खेलने वाले क्रिकेटर के अंदर जो है वो इंजेक्शन से इंजेक्ट कर दे। तो ऐसा तो नहीं ना पॉसिबल। जब तक वो बैट्समैन खुद नहीं 4-4, 5-5, 10-10 मैच खेलेगा उसे एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो साइंस जिसमें हम कहते हैं वेल डिफाइंड सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इस साइंस के जो वेल डिफाइंड सब्जेक्ट हैं इसमें करते हम क्या है, ये बात आपको पहले बता दी गई कि स्टैटिस्टिक्स का काम क्या है कि स्टैटिस्टिक्स ने डेटा, रॉ फैक्ट्स लेके उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, और इसलिए कन्वर्ट करना है ताकि आप लोग उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन ले सकें, और इसलिए यूजफुल इंफॉर्मेशन ले सकें ताकि आप कुछ सर्टेन डिसीजंस जो हैं वो हम लोग जो है वो परफॉर्म कर सकें। अच्छा, इसमें जो अब पहला जो काम होगा स्टैटिस्टिक्स में वो होगा कि डेटा की कलेक्शन कैसे करनी है, डेटा कलेक्ट कैसे करना है। क्या कोई प्रॉपर वे है डेटा कलेक्ट करने के? यस, प्रॉपर वे है।
डेटा कलेक्शन की गई है। देखिए आजकल वो आपका जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो कह रहा है जी कि हम वो लोग जो डेली वेजेस हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, पैसा देंगे। अब किसको देकर आए? क्या वो डेटा कलेक्शन नहीं हो रही? वो कह रहे हैं जी आप अपना एमएस करें, अपना नाम लिखें, अपना आईडी कार्ड नंबर लिखें, फिर हम फलां जगह मैच करेंगे, और जब वो सारा डेटा उनके पास आ जाएगा वो उसको प्रोसेस करेंगे, वो बनाएंगे। अब हर कोई, मैं अपना आईडी कार्ड नंबर लगा के भेज देता हूं, वो मेरा वो डेटा बेस पे चेक करते हैं, पता चलता है मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूं, तो वो मुझे तो नहीं मेरे पर नहीं बिलीव करेंगे। तो वो जो रॉ फैक्ट्स जाएंगे, वो 2 3 4 करोड़ लोगों का डेटा जाएगा। वो डिसीजन करने से पहले कि किन किन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट देनी है, वो उसकी पहले इंफॉर्मेशन बनाएंगे, किसी ना किसी तरह से उसको चेक करके कहेंगे कि ये फाइनली हमारे पास एक रिपोर्ट आ गई है, इसकी बेस पे अब हम ये डिसीजन करेंगे। डिसीजन करेंगे किस बेस पे? इंफॉर्मेशन की बेस पे, डेटा की बेस पे नहीं। तो वो कैसे उन्होंने टेबल बनाने हैं, कैसे काम करना है, तो उसमें भी वो स्टैटिस्टिक्स के टूल्स वगैरह, कैलकुलेशंस वगैरह इसमें यूज करेंगे और फिर इंफॉर्मेशन बना के काम करेंगे। तो पहला काम आपको सिखाना है, पहला ये हम सिखाएंगे, ये हमने स्टेप करने हैं। तो पहला काम आपको बताया जाएगा कि डेटा कलेक्शन जो है वो उसको करने के मेथड कौन कौन से हैं। तो ये हमारा पहला काम होगा स्टैटिस्टिक्स का। सेकंड, डेटा तो चले आपने कलेक्ट कर लिया, प्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है, बताना कैसे है किसी को। देखें, फर्ज करें आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप ये इंफॉर्मेशन किसी को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आपने 2 घंटे लगाए और वो इंफॉर्मेशन आपने दूसरों को कम्युनिकेट कर दी। दूसरा शख्स कहता है यार ये जो बात तुमने 2 घंटों में सिखाई है, मैं सिर्फ 10 मिनट मुझे दें आप, मैं विद इन 10 मिनट्स ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक बड़े ही प्रॉपर वे से मैं प्रेजेंट कर देता हूं। तो हम कहेंगे नहीं यार ये बड़ा अच्छा उसने प्रेजेंट किया है। एक बात जो हमें उसने घंटा लगा के भी शायद प्रॉपर ना समझाई, वो ही बात उसने 5 मिनट में समझाई। तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। जब हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे, इतना बड़ा नंबर हमारे पास आ जाएगा, तो अगला काम अब ये होगा कि यार ये नंबर अब लोगों को भी बताने हैं, ये नंबर अब लोगों को समझाने भी हैं। तो कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए जिससे हम डेटा सेट को प्रॉपरली वे से प्रेजेंट कर सकें। तो हम आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी सिखाएंगे, हाउ टू प्रेजेंट योर डेटा। एक छोटी सी एग्जांपल है, आप फर्ज करें क्रिकेट मैच बड़े शौक से देखते हैं और आपकी आज कल क्लासेस चल रही हैं, आप कॉलेज में हैं, पीछे क्रिकेट मैच हो रहा है और आप अपने छोटे भाई को कह आते हो कि यार ये जो क्रिकेट मैच है उसके लिए जरा मेरे लिए सारा रिकॉर्ड करके रखना, ताकि मैं आके देख सकूं कि कितने कितने ओवर्स में क्या क्या स्कोर हुआ है। वो आपका छोटा भाई आपके लिए बड़ी एफर्ट करता है। उसने एक कॉपी पकड़ी और लिख लिया कि जी पहले ओवर में पाकिस्तान ने 5 स्कोर किया, दूसरे ओवर में 3 स्कोर किया, थर्ड ओवर में 9 रन किए एंड सो ऑन। 50 ओवर का मैच था और उसने आपको इतनी एफर्ट की कि एक एक ओवर का उसने आपके लिए रिकॉर्ड रख लिया। आप घर गए और उसे कहा कि हाँ भी जरा बताओ आज पाकिस्तान ने क्या परफॉर्म किया। उसने आपके आगे कॉपी रख दी, पहले ओवर में 5, दूसरे में 3, फिर 9, फिर 6, फिर 10, फिर 12। तो क्या रखा आपके सामने उसने? डेटा। यस, उसने आपके आगे डेटा रख दिया और डेटा रख दिया आपके लिए, उसने डेटा प्रेजेंट कर दिया। जबकि उस गरीब ने एफर्ट तो बड़ी की, बड़ी डिटेल लगाई आपके लिए, लेकिन आपको कोई खास समझ ना आई। तो फिर स्टैटिस्टिक्स आपको सिखाती है कि भाई डेटा प्रेजेंट ऐसे ना करो कि देखने वाला वैसे ही परेशान हो जाए। डेटा ऐसे प्रेजेंट करो कि 1 सेकंड 2 सेकंड लगे और सारा कुछ ही समझ जाए। अब जरा देखें, फर्ज करें वो इसकी बजाय आपको मैं जरा एक कुछ इस किस्म का लिख देता हूं।
ये ओवर्स हैं, और इस साइड पर फर्ज करें रन्स हैं। और अगर वो आपके लिए इस डेटा की बजाय इस तरह का अगर कुछ ग्राफ बना देता, तो क्या आप फौरन ना समझते कि यार 40 ओवर तक तो पाकिस्तान की जो रन थी वो 5, 5.5 के करीब, 6 के करीब ही चले हैं, लेकिन 40 ओवर के बाद जो है वो बड़ा बूस्ट किया है, मे बी 12-12, 13-13 रन किए हुए हैं। दूसरी टीम जो थी उसने ऐसे स्टार्ट किया और कहा कि बस जी बाकी किस्मत अच्छी थी, और आखिरी 2 ओवर्स में उसका स्कोर जो है वो नीचे रह गया। अदरवाइज तो मुकाबला ही नहीं था, वो 8 की एवरेज से चल रहा था, लेकिन आखिरी जो 2-3 एवरेज थी वो उसमें 3-4 स्कोर हुए, और वो जी ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैच हार गया और पाकिस्तान वो मैच जीत गया। देखें 100 ओवर्स का मैंने डेटा प्रेजेंट कर दिया है, और शायद दोनों लाइनें देखी हैं आपने, 1 मिनट लगाया आपको, दोनों टीम की ओवर बाय ओवर परफॉर्मेंस आपको पता चल गई। तो क्या ये आप कह नहीं सकते कि आपने बड़े प्रॉपर वे से सारे का सारा जो है वो आपने इस चीज को जो है वो प्रेजेंट कर दिया। तो ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी कि डेटा प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आपको सिखाया जाएगा डेटा कलेक्शन कौन कौन से मेथड से की जाएगी। कोई बहुत ज्यादा आपके कोर्स में ये बहुत ज्यादा डिटेल के साथ नहीं है। हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उतनी ही डिटेल आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि आई कैप के पेपर्स में जितनी मैं समझता हूं कि ये इतनी डिटेल जो है वो इंपॉर्टेंट है, इतनी डिटेल आपके लिए जो है वो एनफ है। ये तो 2 स्टेप हो गए, हाउ टू कलेक्ट डेटा एंड हाउ टू प्रेजेंट डेटा। ये हमने पढ़ने हैं, प्रेजेंटेशन मेथड्स हमने पढ़ने हैं कि जी कैसे टेबल कैसे बनाने, ग्राफ कौन कौन से होते हैं, कब कौन सा ग्राफ बनाना है, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। इसके बाद होगा एनालिसिस करना। एनालिसिस कुछ प्रॉपर न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। देखिए ये जो इवन अगर आप क्रिकेट मैच की भी बात करते हैं तो क्रिकेट मैच में भी एक एनालिस्ट होता है, वो लैपटॉप पर बैठा हुआ होता है, वो सारा काम कर रहा होता है। वो एनालिस्ट एनालिसिस क्या करता है, ऐसे ही आपसे एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूं। वो एनालिसिस ये कर लेता है कि जी एक फला बैट्समैन है, वो फास्ट बॉलर जब उसको कोई बॉल करता है और बाउंसर करता है तो अक्सर उस पर आउट हो जाता है। ये उसने उसके जो 100-200 मैचेस थे उसके ऊपर उसने कुछ एनालिसिस करके दिया हुआ है। तो फिर जो कैप्टन होता है वो अपने बॉलर्स को कह रहा होता है कि यार ये ऑप्शन जो है वो यूज करो, क्योंकि हमने एनालिसिस करवाया, इसके मुताबिक ये जो फास्ट बॉलिंग पे जब बाउंसर कोई लगाता है तो ये उसके ऊपर जो है वो काम आउट हो जाता है। अच्छा, कभी वो देखता है, एनालिसिस से पता चलता है कि जो फला बैट्समैन है वो फला साइड पर बड़ा अच्छा खेलता है, बड़ा स्ट्रांग है, बड़े शौक से शाटे मारता है, टीम ने 300 स्कोर किया हुआ है, तो कैप्टन अपने बॉलर्स को इंस्ट्रक्ट करता है यार इसके स्ट्रांग पॉइंट पर बॉलिंग करो, मारने दो शॉटें इसे, क्यों, हमारे पास स्कोर ज्यादा है, लेकिन अगर हमने इसको आउट कर लिया तो मैच जीत सकते हैं। अब ये कैसे पता चला कि ये बैट्समैन किस साइड पर अच्छा था? वो उसके पुराने मैचेस का डेटा लेके उसको मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया। देखिए यहां पर डेटा सिर्फ प्रेजेंट किया, कोई इसकी कैलकुलेशन नहीं की, सिर्फ लिखा, एक प्रॉपर वे से लिखा, और आपने कहा अच्छा बड़ी समझ आ गई लिखने से ही। एनालिसिस में हम बकायदा उसका न्यूमेरिकली कुछ इंफॉर्मेशन वहां से जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये तो हो गया तीसरा, एक एक करके आपको सिखाया जाएगा कलेक्शन कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन के कौन से मेथड हैं, एनालिसिस के कौन से मेथड हैं, और लास्ट पे जो इंपॉर्टेंट चीज है इंटरप्रिटेशन करना, इंटरप्रेट करना। वही बात कि जी अगर मैं कहता हूं कि एक बैट्समैन का मीन 42 रन पर मैच है, क्या हर मैच में 42 रन करता है? नहीं। क्या जब भी जाएगा 42 रन करेगा? नहीं। क्या ज्यादातर वो 42 ही स्कोर करता है? नहीं। तो फिर बताएं इस मीन का क्या मतलब क्या है? यस, इंटरप्रिटेशन। समझ तो आनी चाहिए ना जी, एवरेज होती है, मैं समझ गया हूं एवरेज है ना, वो
हर दफा 42 स्कोर करता है, ना ही आज वो 42 स्कोर करेगा, ना ज्यादातर 42 रन पर आउट होता है, तो फिर इस 42 एवरेज की इंटरप्रिटेशन तो करें, इसको समझाएं तो सही। तो ये जो 4 स्टेप हैं, ये स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स ने ये 4 काम करने हैं। आपको सिखाना है हाउ टू कलेक्ट द डेटा, कलेक्शन के बाद प्रेजेंट कैसे करना है। देखिए प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, हर कोई तारीफ करता है। घर में आपने खाना बनाया है, खाना बहुत अच्छा नहीं बना, कोई इतना टेस्टी नहीं था, लेकिन जब गेस्ट आए हैं आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, डिश में सलाद वगैरह लगाई और ये वो किया, तो गेस्ट को अच्छा लगा, चाहे खाने का टेस्ट कोई इतना बेहतर भी ना हो। एज कंपेयर टू खाना बहुत अच्छा था, टेस्टी था, लेकिन जो प्रेजेंटेशन थी वो कोई प्रॉपर नहीं थी। गेस्ट आए, आपने वो एक बर्तन लिया, उसी में वो सलाद को ऊपर नीचे ना पता चल रहा है, उसमें कैरेट मूली किधर है ना पता चल रहा है, गाजर किधर है ना पता चल रहा है, मटर किधर गए, वो ढूंढता ही रह रहा है, तो वो उसको बड़ा अजीब सा लगेगा। तो प्रेजेंटेशन से मुराद है कि जो भी आपने कलेक्शन कर ली है उसको इस वे से प्रेजेंट करें कि देखने वाला क्या बाजी वाह क्या बात है, फौरन हमें समझ आ गई है कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है। फिर हम उसका न्यूमेरिकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और लास्ट पे जाके जो है वो इंटरप्रिटेशन करेंगे। किसकी? ये कलेक्शन करना, रिप्रेजेंटेशन करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना, किसकी करेंगे? न्यूमेरिकल डेटा की करेंगे ना। डेटा वही बात, जिस तरह से बायोलॉजी में सेल एक बेसिक होता है, वो सेल 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 की बात ही करते रहते हैं। वो जब फिजिक्स में आते हैं तो वो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उसी की बात करते रहते हैं। तो हम भी स्टैटिस्टिक्स में डेटा की बात करते रहेंगे। यहीं से बात स्टार्ट होनी है कि भी कोई न्यूमेरिकल फैक्ट्स तो इकट्ठे करें। अब अच्छा आप नोट करें, जब मैंने आज आपकी क्लास स्टार्ट की और मैंने ये पूछा पहले कि जी कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास मेरा जो स्टडी मटेरियल है उसकी फोटोकॉपी नहीं है, और मैंने कहा जी रेज हैंड। तो याद है मैंने क्या किया है? मैंने डेटा इकट्ठा किया था, वो मैंने आपसे डेटा इकट्ठा किया, रॉ फैक्ट्स इकट्ठे किए, और उसके बाद मैंने ये डिसीजन किया कि जी कोई बात नहीं, मोस्टली लोगों के पास मेरे नोट्स हैं और शायद चंद लोग ऐसे रह गए हैं जिनके पास मेरे नोट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो ये डेटा था ना, मैंने डिसीजन कर लिया। फिर मैंने पूछा कि जी कितने लोग ऐसे हैं जिनको स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट आता है, तो 3 से 4 लोगों ने हाथ खड़े किए। वहां से भी मुझे आइडिया हो गया कि जी कोई बहुत ज्यादा लोगों ने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी। अगर 22 लोग हैं, 22 के 22 ही कह देते जी हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है, तो फिर ये शायद ये जो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज एनालिसिस, ये मैं डिस्कस ही ना करता। ये तो फजूल था, ये तो आपको पता है कि स्टैटिस्टिक्स करती क्या है, जो आपने सबने इंटर में किया हुआ था। तो ये डेटा ही तो इकट्ठा किया था मैंने डिसीजन मेकिंग के लिए। अच्छा आगे जो इंफॉर्मेशन है, मैंने अंडरलाइन भी वर्ड किया हुआ है, वो है अनसर्टन कंडीशंस। अनसर्टन कंडीशन से क्या मुराद है? फर्ज करें एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, देखें डेटा एक्सपेरिमेंट से आएगा ना। एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और एक सिक्का, कॉइन, उसको हवा में फ्लिप किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, और डेटा ये रिकॉर्ड करना है कि अगर कॉइन को हवा में फ्लिप किया जाए तो वो कॉइन कहां गिरेगा? ऑब्वियसली जमीन पे, ऑन अर्थ। तो पहली दफा कॉइन को फ्लिप किया, डेटा रिकॉर्ड किया, और डेटा रिकॉर्ड करके हमने लिख लिया कि जी वो जमीन पे गिरा, अर्थ। ओके, अब जरा इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करें। दोबारा कॉइन फ्लिप किया, फिर नोट किया, डेटा नोट करना है कॉइन कहां गिरेगा, ऑन अर्थ। ओके, थर्ड टाइम अर्थ। अच्छा आप ये बात बताएं, ये फजूल काम नहीं है, हम बार बार कर रहे हैं, इसमें तो अनसर्टेनिटी है ही नहीं। वो लॉ ऑफ ग्रेविटी कहती है कि जी जो आप हवा में चीज फेंकते हैं उसकी जो फोर्स होती है वो उसको जमीन पे ही गिराएगी। तो यहां पर स्टैटिस्टिक्स की क्या जरूरत है कि जी अनसर्टेनिटी तो है ही नहीं। आप बगैर देखे कह दे कि व्हेनेवर यू फ्लिप अ कॉइन द कॉइन विल फॉल ऑलवेज ऑन अर्थ।
तो फिर इधर तो अनसर्टेनिटी है ही नहीं, इधर तो आपको स्टैटिस्टिक्स की जरूरत ही नहीं है। एक बैट्समैन है, खेलने जाता है, 40 स्कोर किया पहली इनिंग्स में, दूसरी में 40, तीसरी में 40। जब भी खेलने जाता है 40 स्कोर करता है, तो मुझे बताएं यहां मीन की क्या जरूरत है, आपको ग्राफ की क्या जरूरत है? अनसर्टेनिटी यहां पर कहां पर है? कहीं पर भी नहीं है। आप जब भी वो बैट्समैन खेलने जाता है 40 स्कोर करता है, देयर इज नो नीड फॉर स्टैटिस्टिक्स। करेक्शन क्या करनी, कैसे ग्राफ क्या बनाना, क्या एनालिसिस करना, वो बड़ा आसान है जी। जब भी स्कोर खेलने जाएगा तो 40। अनसर्टेनिटी क्या है? मैंने क्वाइन की बात की, क्वाइन फ्लिप किया, डेटा रिकॉर्ड करना था कि क्वाइन किधर गिरेगा, जमीन पे, अर्थ पे। देयर इज नो वेरिएबिलिटी, देयर इज नो अनसर्टेनिटी, देयर इज नो नीड फॉर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स कहां पर आएगी? क्वाइन को आपने फ्लिप किया है, फर्स्ट टाइम क्वाइन फ्लिप किया है, क्वाइन फ्लिप किया है, हेड अपीयर्स, होता ना हेड टेल, दो साइडें क्वाइन की, हेड अपीयर्स, ओके। अब जरा दोबारा उस क्वाइन को फ्लिप करें, नोट करना है कि अब क्या आएगा। क्या आपको पता क्या आएगा? हेड आएगा कि टेल आएगी? अनसर्टन, वी डोंट नो, मे बी हेड, मे बी हेड, सेकेंड टाइम, ओके। फिर जरा फ्लिप करें, क्या पता क्या आएगा? वी डोंट नो, मे बी टेल, हेड, नेक्स्ट टाइम टेल, नेक्स्ट टाइम टेल, यस देयर इज अनसर्टेनिटी। हमें नहीं पता कि जी जब आप कॉइन फ्लिप करेंगे तो फर्स्ट टाइम हेड आएगा कि टेल आएगी, टेल आएगा कि हेड आएगा, तो यहां स्टैटिस्टिक्स आएगी। बिल्कुल हम पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर है, बताएंगे कॉइन फ्लिप करेंगे तो हेड आने का क्या चांस है, टेल आने का क्या चांस है, लेकिन यहां कोई स्टैटिस्टिक्स की हमें जरूरत नहीं है। यहां पर एक फार्मर है, एक खेत पे वो कुछ सीड सो करता है, वहां से उसने प्रोडक्शन नोट की है, तो वो 60 kg आ गई। दूसरा फील्ड था उसी तरह का था, वही बीज उसने वहां पर भी लगाया है, सारा कुछ वही किया है, लेकिन वहां से जो प्रोडक्शन आई है वो 67 आई है। अब तीसरा फील्ड है, उसी तरह का ही है, सारा कुछ उधर ही है, वहां पर से है वो 56 आई है। फर्ज करें आप उससे पूछें कि भाई आपने वो जो बीज इस्तेमाल किया था तो कितनी प्रोडक्शन दी है, अब वो क्या कहे आपको, 60 का है, 67 का है या 56 का है, तो बता दे कि जी एक दफा 1 से 60, 1 से 67, 1 से 56। तो क्यों ना आपको एवरेज बताए, क्यों ना आपको मीन बताए। अब आपको क्या पता था कि अगर वो फोर्थ प्लॉट में शो करेगा तो क्या क्या डेटा आएगा? वी डोंट नो, अनसर्टेनिटी इज देयर। तो बच्चों जहां पर अनसर्टेनिटी है, जहां पर हम रिजल्ट्स को बिफोर टाइम गेस नहीं कर सकते, व्हेन देयर इज अ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स की जरूरत ही नहीं थी अगर डेटा में वेरिएबिलिटी ही ना होती। स्टैटिस्टिक्स इज अ सब्जेक्ट which deals with the variability, deals with, मैंने ये नहीं कहा वो रिमूव करती है, मैंने ये नहीं कहा कि वो वेरिएबिलिटी को खत्म कर देती है, मैंने कहा आपको तरीका बताती है कि अगर डेटा में वेरिएबिलिटी आ जाए, डेटा में वेरिएशन आ जाए तो क्या करना है। वो अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं, मीन कैलकुलेट कर देना, डील कर लिया आपने। नो टू ऑब्जेक्ट्स इन अ यूनिवर्स आर एग्जैक्टली अलाइक। अल्लाह ताला ने इतने इंसान पैदा किए हैं और पता नहीं डे ऑफ जजमेंट तक कितने इंसान पैदा होने हैं, डे ऑफ जजमेंट तक, लेकिन शायद कोई दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं है। तो वेरिएशन, वेरिएबिलिटी तो अल्लाह ताला को भी पसंद है। अगर वेरिएबिलिटी ना होती तो इस दुनिया का चार्म ना होता, मैं तो ये कह सकता हूं। तो कह सकता हूं कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जहां पर भी वेरिएशन, वेरिएबिलिटी इनको नजर आएगी, फौरन डिसाइड करेंगे। इफ दे वर सेम, अगर वो वहां एक जैसे होते, देन देयर वुड हैव बीन नो स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम, स्टैटिस्टिक की जरूरत ही नहीं थी। अब देखें डेटा से डिसीजन मेकिंग की एक और एग्जांपल। कोरोना वायरस का एक पेशेंट आया, हॉस्पिटल ने ट्रीट किया, डेटा रिकॉर्ड किया, बाकी भी उसकी एज भी नोट की, फलां नोट किया और पूछा भाई हाँ
तुम्हारा एड्रेस क्या है, किस इलाके से आए हो? ओ जी गुलाम अहमदाबाद से। ठीक है जी। एक और हॉस्पिटल में पेशेंट आ गया, उसका भी सारा डेटा इकट्ठा किया, एड्रेस नोट किया, कहां से आए हो? इस्लामाबाद से। ठीक है जी। एक और हॉस्पिटल में पेशेंट चले गया, तो शाम को सारे हॉस्पिटल का डेटा इकट्ठा होके एक सेंट्रल लोकेशन पर आ गया और पता चला कि आज फैसलाबाद में टोटल कोई 70 नए केसेस कोरोना वायरस के आइडेंटिफाई हो गए। ठीक है जी। अब इसके बाद जब उन्होंने उसको जरा एक प्रॉपर टेबल की फॉर्म में देखा तो पता चला उनमें से 60% केसेस ऐसे थे जो कि गुलाम अहमदाबाद के इलाके से आए, उस इलाके से आए। तो क्या मैनेजमेंट को ये चीज डिसीजन करने में फोर्स नहीं करेगी कि जी उस मोहम्मदाबाद का, गुलाम अहमदाबाद का जो इलाका है उसे लॉकडाउन कर दिया जाए? देयर इज अ समथिंग रॉन्ग विद दैट। नोट किया जाए क्या है। तो पता चला जी उस इलाके में वो जो कुछ लोग थे, वो जो जायरीन थे, ईरान से आए थे और उनके टेस्ट नहीं हुए। सारे रिश्तेदार उनको, ज्यादातर रिश्तेदार उनको गुलाम अहमदाबाद में रहते थे, वो उनको जरा मिलने चले गए, वो इफेक्ट हुए। वो लोग आगे जाके अपने दोस्तों में गए, वो इफेक्ट हुए। तो एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो गुलाम अहमदाबाद में कोरोना वायरस का आ गया। तो गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प हुई कि हम उसको जो है वो ब्लॉक कर दें। तो फौरन उन्होंने ये डिसीजन कर लिया। तो घबराना नहीं है। ये आप ये ना समझें कि ये बहुत ज्यादा थ्योरी है। ये चूंकि अभी आपके पास कैलकुलेटर्स नहीं है और बाकी इक्विपमेंट अभी नहीं है, तो थोड़ी बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिर्फ अगर आप ये समझें, तो आज मैंने ये आप में एक इंटरेस्ट पैदा की है कि आपको स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़नी है। सिंपल इज दैट, टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब आपने मुझे ये बताना है कि कितने लोग ऐसे हैं, रेस हैंड करके, कि जिनके पास मेरा जो बताया हुआ कैलकुलेटर है, यानी कि वो 991ES वाला कैलकुलेटर, या अगर वो नहीं है तो आप अपने कैलकुलेटर का मोड बटन प्रेस करेंगे और देखेंगे कि क्या वो 6-7 ऑप्शन आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो काइंडली रेज हैंड जिनके पास मेरा स्पेसिफिक नंबर का बताया हुआ कैलकुलेटर या वो जो मोड का बटन प्रेस करते हैं और उनके पास वो 8 ऑप्शन आ जाती हैं, वो जरा रेज हैंड करेंगे ताकि मुझे आइडिया हो कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव द कैलकुलेटर। ओके, 721 के पास है, 720 मुबशर हैज द सेम स्पेसिफिक टाइप कैलकुलेटर। जवेरिया, यू हैव? तो सिर्फ 2 लोग हैं। तो ये भी देखे ना, मेरे पास डेटा आ गया। अब अगर फर्ज करें यही 20 लोग होते तो मैंने कल डिसाइड कर लेना था, डिसीजन कर लेना था कि ये चूंकि ये 20 लोग हैं और इनके पास कैलकुलेटर है, तो कल से मैंने जरा न्यूमेरिकल वर्क आपसे शेयर करना स्टार्ट कर देना था। तो मैंने कल डिसीजन कर लेना था कि जी कल मैंने आपसे न्यूमेरिकल वर्क स्टार्ट करना, बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैलकुलेटर। लेकिन अब मैंने डिसाइड ये किया है कि नहीं जी, अभी मैं 1-2 दिन वेट करूंगा ताकि लोगों के पास कैलकुलेटर्स आ जाएं और मैं फिर उन कैलकुलेटर्स की मदद से जो है वो कर लें। तो मेरा डिसीजन अब ये है कि मैं जो अपना न्यूमेरिकल वर्क है, आई विल वेट फॉर 2 to 3 days ताकि मैं अपना वर्क स्टार्ट करूं। तो आपके पास कॉपी पेंसिल होनी चाहिए, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। मैं बोर्ड पे डेटा लिखा करूंगा, मैं आपको कहा करूंगा सॉल्व इट, फिर आपसे मैं क्वेश्चन किया करूंगा कि जी आप कौन आंसर करना चाहेगा। ठीक है, तो आज के अगर लेक्चर के रेलेवेंट अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है, आज के लेक्चर के रेलेवेंट, इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द टुडेज लेक्चर, प्लीज रेज हैंड। नम्रा का माइक जी, नम्रा आपने रेज हैंड किया है, आपको कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है? नम्रा, कैन यू हियर मी? सर मैंने कैलकुलेटर के लिए किया था तब। ओके, फाइन।
फाइन, आपके पास मेरी जो स्पेसिफिक है वो कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल है, ऐसा ही है ना? Yes, sir. Okay, fine. Now 7:32. Have some query Zahir. आपका क्वेश्चन जहीर, मैं सुन रहा हूं आपकी आवाज। उमैर जहीर, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं, आप क्वेश्चन करें। आई थिंक एक्सीडेंटली उसने रेज हैंड किया है। चलें, ठीक है जी, फाइन। तो आज का लेक्चर्स जो है वो यहीं तक, और इंशाल्लाह हम कल यहीं से जो है वो इसको स्टार्ट किया करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।